गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन LCR सर्किट। तो हमें बेसिकली पावर फाइंड आउट करनी है LCR सर्किट के लिए। तो एक बार हम इसको याद करते हैं, हम इस चैप्टर में क्या कर रहे थे। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में AC के बारे में पढ़ा, फिर हमने किया कि अगर सिर्फ L आप कनेक्ट करते हो AC में तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें पोटेंशियल यानी EMF कैसा आ रहा है, करंट कैसा आ रहा है, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो सब इंडिविजुअली हमने पहले L के लिए पढ़ा, फिर C के लिए, फिर R के लिए, फिर उसको हमने कंबाइन करके अपना एक डेरिवेशन किया, यानी जो भी हम LCR सर्किट में जो जो भी चेंजेस ला सकते हैं फॉर्मूलेज हमने उसके फाइंड आउट किए और उसको डिटेल स्टडी किया। अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक करना है, ऐसे समझ लीजिए ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर आएगा, बस एक टॉपिक और है। तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें पावर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी वही दिक्कत, वही मसला क्रिएट हो जाता है कि पहले हम L के लिए अलग से निकालें, फिर C के लिए अलग से निकालें, फिर R के लिए पावर अलग से निकालें और फिर तीनों के लिए कंबाइन के लिए निकालें। तो इतने सारे डेरिवेशन, हमें चार डेरिवेशन फिर से करने पड़ेंगे। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए अल्टरनेट निकाला। उन्होंने क्या कहा कि आप डायरेक्टली इसके लिए निकाल लो LCR सर्किट के लिए पावर, और उसी में ही फिर आप चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू L, अकॉर्डिंग टू C और अकॉर्डिंग टू R, मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडक्टेंस, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस एंड अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। तो आपका पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, प्योरली रेजिस्टिव के लिए, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटेंस के लिए। तो आपको चार डेरिवेशन नहीं करने पड़ेंगे, एक ही डेरिवेशन करेंगे और इसमें हम लास्ट में कुछ चेंज कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी फॉर LCR सर्किट एंड फॉर प्योरली मीन्स ओनली इंडक्टर, ओनली रेजिस्टर एंड ओनली कैपेसिटर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए कि एवरेज पावर हम डायरेक्ट LCR के लिए ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी में बाद में हम चेंज करने वाले हैं। अब पावर स्टार्ट करने के लिए पावर का आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है पावर का? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, बेसिक फॉर्मूला। और चार्ज अपॉन टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास बच्चों? करंट। तो पावर का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। बट यहाँ अगर पोटेंशियल की जगह EMF की बात हो रही है तो बस हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर? EMF। तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया EMF इनटू I। और अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है LCR सर्किट के लिए। तो बच्चों क्या करेंगे हम इसमें EMF और I की वैल्यू अकॉर्डिंग टू LCR पुट करेंगे, मीन्स जिसमें L भी है, C भी है और R भी है। तो अब आपने पढ़ा हुआ है इसमें क्या होता है कि EMF और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में नहीं होते हैं। कोई जो है किसी केस में EMF आगे होता है, किसी केस में EMF पीछे, किसी केस में करंट आगे, किसी केस में करंट पीछे और किसी केस में EMF और करंट सेम फेज में होते हैं। तो क्या होता है कि EMF और करंट में हम बस ऐसा मान के चलते हैं, ये नहीं मानते कि हाँ π/2 फेज डिफरेंस होता है, EMF आगे होता है या EMF पीछे होता है। हम ये सब चीज़ भूल जाते हैं, हालांकि हमें याद है ये सब, लेकिन अभी के लिए हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि EMF और करंट में कुछ फेज डिफरेंस है, ताकि लास्ट में जो हमारे पास आंसर बचे वो एंगल की टर्म में यानी फेज की टर्म में बचे और बाद में एंगल में हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो ये अब मैं आपको जो कंसेप्ट बता रही हूँ सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन आप देखोगे लास्ट में ऐसा ही कुछ आंसर आएगा और इजीली आपका चार डेरिवेशन एक में ही हो जाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का डेरिवेशन किया होगा। क्या आता है? Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। एट एनी पॉइंट मीन्स पॉइंट भी आपका किसी एंगल पर है, कितने एंगल पर ये नहीं पता, इसमें हम अनजान बन जाते हैं, हमें नहीं पता कौन से एंगल पर है, हमने अज्यूम कर लिया थीटा। तो फाइनल आंसर आपका किसकी टर्म में आ गया? थीटा की टर्म में आ गया। और फिर हम इसे चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सियल। तो एक्सियल के लिए आपके पास थीटा हो जाएगा 0, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Kp अपॉन r स्क्वायर। और इक्वेटोरियल के लिए थीटा आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा? 90, कोस 90 क्या हो जाएगा? 0। ये सब हमने पहले किया हुआ है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर थोड़ा सा अनजान बन के क्या करने वाले हैं, हम मान के चल रहे हैं कुछ तो फेज डिफरेंस है, कुछ तो एंगल है, पता नहीं कितने का है। फाई की टर्म में सारा फॉर्मूला हमारा सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में भी हमें कोई ना कोई
एंगल यानी फाई मिल जाएगा और इस फाई को हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू एल, सी एंड आर और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा पावर का। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, मैंने एग्जांपल से बता दिया। तो ईएमएफ हमने मान लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वही बात। अब आप ये इक्वेशन से देखो तो आपको लग रहा है करंट पीछे चल रहा है क्योंकि करंट में कुछ माइनस हो रहा है। तो अब आप कहोगे एल में तो करंट पीछे चल रहा है लेकिन कैपेसिटर में तो करंट आगे चल रहा है। तो ये मैं नहीं कह रही कि ये इंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए, कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ सिर्फ ओमेगा टी और यहाँ ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव भी कर सकते हो, सभी के लिए सेम आंसर आएगा। बस आपको इतना मान के चलना है, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस है, किसी को भी बड़ा मान लो और किसी को भी छोटा मान लो, ठीक है। आंसर सभी से सेम आएगा। तो यहाँ पर अब आपने इस मेन फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। ई आई की, ई की आपने क्या अज्यूम की, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की आपने क्या अज्यूम की, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो बाहर क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस आई नॉट को इसके साथ ले आए, ये रहेगी सिर्फ आपके पास टर्म साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दैट मीन्स साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया। अब बाहर क्या बच रहा था, सिर्फ ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा और कोस फाई क्या टर्म रहेगी यहाँ पर, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और इधर क्या है माइनस के बाद कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो अब आपके पास ये इलेबोरेट हो गया पावर का फॉर्मूला, लेकिन अभी आपके पास एवरेज पावर नहीं आई है। और हाँ, एवरेज पावर हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि वही बात अभी आपने देखा कि किसी केस में आपका जो ईएमएफ है वो ज्यादा हो जाएगा, लीड कर जाएगा, किसी केस में करंट लीड कर जाएगा। तो मीन्स जो पावर है वो उतनी पावर सप्लाई नहीं हो रही है जितनी पीछे से आ रही है, मीन्स कुछ चेंज हो रहा है। तो जो सप्लाई हो रही है उस पावर को हम क्या बोलेंगे, एवरेज पावर। जैसे हमने करंट में भी किया था स्टार्टिंग में कि करंट पीछे से जितना भेज रहे हैं उतना सप्लाई नहीं हो रहा, सेम ऐसा पावर में होता है। तो फिर पावर चेंज हो रही है, इसीलिए हम एवरेज पावर फाइंड आउट कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ कितनी पावर चेंज हो रही है, लास्ट में जाके आपको पावर कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ तक हमने सिंपल कंसेप्ट सारा हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड की टाइम के साथ साथ कि कैसे इसकी पावर चेंज हो रही है। तो हमने बोथ साइड टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इसको इंटीग्रेट करना लगा दिया। इधर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट है 0 to t। इधर ई नॉट आई नॉट कोस फाई बच्चों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये बाहर सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो भी लिमिट है 0 to t। अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, अगर हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर टाइम के दो फंक्शन है, एक साइन ओमेगा टी एक कोस ओमेगा टी। तो फिर क्या करें, दोनों को एक बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, और 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन 2 थीटा। दैट मीन्स हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइड में इसके क्या है 2, उस 2 को हम बाहर ले आए। तो ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 और साइन फाई बाहर, इस पूरे की जगह हमने पुट कर दिया साइन 2 ओमेगा टी और इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आप इस टर्म का पहले कर चुके हैं आरएमएस में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा करवाऊंगी तो जल्दी जल्दी करूंगी, लेकिन आप देख लेना इसको अच्छे से। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको पता है एज इट इज नहीं होगा, इसके लिए पहले फॉर्मूला खोलना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। जिन्होंने अच्छे से किया है उन्हें याद होगा 0 to t, ठीक है। इसी में ही मैं चेंज करती जा रही हूँ, 2 ओमेगा को, सॉरी 2 ओमेगा नहीं होगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होता है। ये 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर। सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का और कोस 2 ओमेगा टी का, और अलग अलग होगा, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा एक बार और एक बार कोस 2 ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अलग अलग इनके क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन।
और लिमिट क्या पुट होगी 0 to t। तो एक ही में आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेप, ठीक है। तो 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, सेम यही वैल्यू t, और लिमिट पुट होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस t माइनस 0। तो क्या हो जाएगी आपके पास वैल्यू, यहाँ पर क्या रहेगी, सिर्फ t, ठीक है। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और इसमें भी लिमिट पुट होगी 0 to t। तो 2 ओमेगा बाहर, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, sin 2 ओमेगा t का, सॉरी इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट पुट होगी सिर्फ इसमें, पहले स्मॉल t की जगह कैपिटल T और फिर स्मॉल t की जगह 0। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों, 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह पुट कर देंगे हम 2 पाई बाय टी, ये सब कुछ पहले हो चुका है, t से t कैंसिल, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई माइनस साइन 0, अब साइन 0 0 और साइन 4 पाई भी 0, 0 माइनस 0 0, और मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओमेगा होगा ये, तो ये पूरी वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी 0। जब मैंने लास्ट में आपको बताया था कि पहले तो इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करना है, और अगर फिर भी ना हो इंटीग्रेशन सॉल्व तो लास्ट में आप लिख देना कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा बच्चों, t/2, सिर्फ t बचा था ना, बाकी सारी वैल्यू 0 और 2 हम पहले बाहर ले आ चुके हैं, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया t/2। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा टी का, sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट पुट होगी 0 to t, वही बात 2 ओमेगा एक बार बाहर ले आओ, 2 इंटू 2 ओमेगा कितना हो जाएगा 4 ओमेगा, लिमिट पुट कर दो स्मॉल t की जगह कैपिटल t माइनस, माइनस एक और पहले है, माइनस माइनस प्लस cos 0, क्योंकि 2 ओमेगा इंटू 0 0 ही होने वाला है, और ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t, t से t कैंसिल, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, और cos 4 पाई की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू भी 1, माइनस 1 प्लस 1 0, मल्टीप्लाई 0 बाय, तो सारी टर्म 0 मीन्स ये पूरा ही यहाँ से चला जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो भी किस लिमिट के लिए 0 to t के लिए, किसके इक्वल हो जाएगा 0, और इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा t/2। पहले आप कोशिश करना इंटीग्रेशन करने की, और एक का तो मैंने आराम से कराया हुआ है, बाकी भी सेम ही है इससे, लेकिन फिर भी ना हो लास्ट में तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, तो इधर से t और इधर से t कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला क्या बच गया, E0 I0 cos पाई, और ये जो डिवाइड बाय 2 है ना बच्चों, इसको हम ऐसे राइट कर देंगे √2, और E0/√2 किसके इक्वल होता है EV, और I0/√2 इक्वल होता है IV के। व्हाट इज E0/√2, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, एंड व्हाट इज IV, इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आप इसे RMS से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई पावर, ये तो वो पावर है एवरेज पावर, ठीक है, और ये जो है ये आपकी EV/IV, इसे हम बोलते हैं बच्चों अपरेंट पावर, क्योंकि RMS वैल्यू हमें घर तक सप्लाई होने वाली है, मींस इसके अकॉर्डिंग हमें पावर मिलने वाली है, और जो कि कम होगी, और ये जो पावर है बच्चों इसको बोलते हैं ट्रू पावर, ये पीछे से सप्लाई हो रही है, तो ये ट्रू पावर, और हमें घर तक क्या मिल रही है ये वाली पावर, तो इसलिए इसका नाम रख दिया अपरेंट, या वर्चुअल पावर भी बोल सकते हो, कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो आपका cos फाई है, ठीक है, cos फाई किसके इक्वल हो जाएगा, cos फाई किसके इक्वल होगा PAV अपॉन EV/IV, ये देख रहे हो बच्चों यहाँ पे PAV अपॉन EV/IV, PAV क्या है ट्रू पावर, और EV/IV क्या है अपरेंट पावर, और इस cos फाई को एक नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या नाम से बुलाते हैं इसको, पावर फैक्टर, क्योंकि यही बेसिकली हमें बताता है कि पावर कितने फैक्टर से चेंज होने वाली है, मींस इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है। तो cos फाई इज नोन एज पावर फैक्टर, और इसका फॉर्मूला है ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर, और इस cos फाई से अब हम बाकी सारे सर्किट को अलग अलग करके इनकी पावर फाइंड आउट करेंगे कि कैसी होती है उनकी पावर। तो अब हम आ जाते हैं अपने इंडिविजुअल सर्किट पे।
तो स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो फाई है आपका, फाई क्या है, ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। इसके अकॉर्डिंग करंट पीछे चल रहा है कितने एंगल से, फाई, बट रेजिस्टिव में तो फाई किसके इक्वल होता है बच्चों, जीरो, कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं। ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो देखो बच्चों, हो गया ना अपने आप फाई चेंज अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिव सर्किट। फाई अगर जीरो है तो पावर के फॉर्मूले में देख रहे हो, cos 0 1, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, ईवी आईवी, और ये जो पावर होगी इसे हम मैक्सिमम पावर कहेंगे। ओके, सेकेंड, अब आ जाते हैं प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, क्योंकि दोनों के लिए सेम होगा। आपके पास एंगल जो होता है, फाई जो होता है, फेज डिफरेंस, वो कितने का होता है, 90। अब कौन आगे होता है कौन पीछे होता है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस होता है, अब कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर फाई की जगह आप क्या पुट करोगे, 90 मेन पावर में, फाइनल पावर में, यही है ना आपके पास पावर का फॉर्मूला। तो फिर cos 90 0, देन पावर विल बी 0। तो इंडक्टिव के लिए भी, कैपेसिटिव के लिए भी कोई भी पावर ये लोग यूज नहीं करते हैं। और इस तरीके के जो सर्किट होते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं वाटलेस सर्किट, और इनमें जो करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं वाटलेस करंट, क्योंकि वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। वाटलेस मींस पावर नहीं है। और आप देख रहे हो इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पावर नहीं है, पावर जीरो, फिर भी करंट इनमें फ्लो होता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक बन जाता है, क्या, एन एसी सर्किट कंटेनिंग एल एंड सी ओनली, मींस जिसमें सिर्फ एल हो या सिर्फ सी हो, कंज्यूम्स नो पावर, ये कोई भी पावर नहीं देते ना लेते हैं। सच सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट। और पावर फैक्टर के बारे में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है तो ध्यान रखना है। और एक फॉर्मूला और है पावर फैक्टर का, जब आपको याद हो, आपने इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, आपने कहा था ये कुछ फेज डिफरेंस है, फाई हमें नहीं पता, पाई बाय 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे मान के चल रहे थे इसको। ये ई नोट था आपका, और ई नोट की वजह से जो ये नेट रेजिस्टेंस आया था उसको हमने इंपीडेंस Z से डिनोट कर दिया था। ये वाला था अपना R और ये वाला था XL माइनस XC। इंपीडेंस ट्रायंगल में हमने ऐसे ही किया था। तो फिर यहां से अगर हम cos फाई निकालें इस इंपीडेंस ट्रायंगल से, तो cos फाई किसके इक्वल होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपके पास R और हाइपोटेन्यूज है Z, और Z क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC²। तो अब यहाँ से भी, ये भी न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला, ये भी यूज हो जाता है। तो ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन खुद भी इंपॉर्टेंट है, डिराइव करना भी आता है, और इसके जो फॉर्मूलेस है इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो आपको ये कंप्लीट टॉपिक अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।